चलो भाई, अब आपके पास है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। पहला है ड्राई लेक्लेंसी सेल, ठीक है, उसमें कैथोड याद है क्या तुम्हें? ड्राई सेल या लेक्लेंसी सेल में कैथोड कार्बन का होता है, एनोड जिंक का। हाँ देखो, इसमें था जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, याद करो, है ना, जिंक का कंटेनर होता है। मान लो एग्जाम में आ जाएगा, पूरा डायग्राम बना के समझाओ। तो जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक का कंटेनर, ठीक है, जिंक का पात्र, ये तो बिहेव करेगा कैसे? एनोड, ठीक है। फिर बीचों बीच में एक रॉड है, किसकी? ग्रेफाइट, कार्बन की, है ना, ग्रेफाइट की रॉड है ये, ठीक है। इसको पूरा डार्क बनाना, तो हम कहेंगे ठीक है, बीचों बीच में ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये बिहेव करता है कैसे? कैथोड, ठीक है भाई, ये हो गया कैथोड। फिर इसमें क्या होता है? इस रॉड पे क्या चिपका होता है? हाँ, पेस्ट, काला पेस्ट, किसका? MnO2 प्लस कार्बन, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे MnO2 और कार्बन का काला पेस्ट जो है वो चिपका होता है, ठीक है भाई। ये इसको पूरा फिल करोगे, ठीक है। MnO2 प्लस कार्बन पेस्ट। फिर इलेक्ट्रोलाइट में क्या भरा होता है? एज इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं? और ZnCl2 प्लस NH4Cl, ये विद्युत अवघट्य का काम करते हैं। ड्राई सेल पूछिए, लेक्लेंसी सेल पूछिए, बनाना है, ठीक है। तो अब बोलो क्या आंसर लिखूं? फिलहाल इधर कैथोड किसका है? जिंक का, बात ही खत्म, ठीक है। ये डायग्राम आना चाहिए, देखो ना, सॉरी, कैथोड ग्रेफाइट का, एनोड जिंक का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 4 मेटल है ABCD और आपको चारों का SRP, मानक ये अपचयन विभव है, ठीक है, SRP रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, माइनस का 3.05, माइनस 1.66, माइनस का 0.40 और माइनस का 0.80। तो मैं पूछा है सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? इन चारों में से कौन सा मेटल सबसे बढ़िया रिडक्टेंट है? तो मैंने तुम्हें एक पॉइंट याद करने को कहा था, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। जितना अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना बढ़िया क्या होगा? रिडक्टेंट। तो सबसे कम वैल्यू ढूंढ लो, माइनस का 3.05 मिनिमम है ना, लिथियम की है ये, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है वो क्या है? A। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा A, अपचायक सामर्थ्य अपचयन विभव के इनवर्स, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़े। कंडक्टेंस क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन साइमन का मतलब तो ओम इनवर्स ही होता है ना। साइमन क्या होता है? ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को मोहो भी लिख सकते हैं, तो मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, अब एक ही तो है, तो कौन सा सही है? पहला दूसरा दोनों, तो करेक्ट आंसर A एंड B बोथ। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए log K और 1/T के बीच में ग्राफ खींच लें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब ये काइनेटिक्स आ गया बीच में ना, तो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, log K और 1/T। तो फॉर्मूला क्या था? K इक्वल्स टू 2.303, हाँ 1/T टेम्परेचर है, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ, तो अपना फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA/RT। अब लॉग है तो दोनों साइड लॉग ले लें, तो log K इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। मतलब पहले ln ले लेंगे, फिर log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, रिलेशन दिया दी। अब मुझे log K और 1/T में ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँ तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव आएगी ना, ये स्लोप है ना, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या है? माइनस m, तो माइनस m क्या है? स्लोप है। तो ढाल क्या है? माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो फिर मेरा आंसर क्या हुआ? B माइनस E अपॉन 2.303 R। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखोगी, ये जो है ना तुम्हारा K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA/RT।
अभी इस बार सीबीएसई में क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम्स में कि उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताओ जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। उन अणुओं का अंश बताओ, फ्रैक्शन बताओ जिनकी एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आंसर ये है भाई, है ना, ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, परसेंटेज है जिनकी एनर्जी मोर देन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब ऐसे काइनेटिक्स का है, आगे बढ़े। 1 मोल MnO4 माइनस को बदलना है Mn+2। देखो MnO4 माइनस है और आंसर क्या चाहिए, Mn+2। अब देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने, 4, वाटर डाल दे कितने, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो इधर HIN कितने डाल दूं, 4। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो Mn बराबर है, ऑक्सीजन 4 है तो वाटर गए 2। एक सेकेंड, ऑक्सीजन 4 है तो वाटर गए 4, ऑक्सीजन बराबर करना है ना, तो यहाँ O4 है, 4 ऑक्सीजन तो वाटर 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो फिर यहाँ तुम 8 HIN कर दो। अब चार्ज देखो, माइनस का 8, सॉरी माइनस का 1 प्लस का 8, तो यहाँ आंसर है 7 और यहाँ कितना है 2, डिफरेंस कितने का 5। तो यहाँ -5 कब होगा, जब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाए, 5, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है ना इसलिए। तो अब ध्यान से देखो, ये अगर 1 मोल है, 1 मोल MnO4 माइनस, तो चार्ज कितना है 5 मोल। तो 1 मोल 1 फैराड होता है, 5 मोल 5 फैराड। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, गुड कंडक्टेंस जिनकी चालकता अच्छी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और कैटलिस्ट। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट मतलब करंट आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा आएगा, वीक मतलब कम आएगा। तो गुड कंडक्टेंस कब होगी, जब आप लेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पानी में NaCl डालोगे तो अच्छी करंट आएगी, लेकिन एसिडिक एसिड डालोगे तो वीक आएगी ना, कम आएगी मतलब, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गैल्वेनाइजेशन में किसके ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, हाँ, गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर ये आपके पास क्या बोलते हैं, यूटेंसिल है, आर्टिफैक्ट है, लोहे की कोई भी चीज़ होनी चाहिए, और कोटिंग जो है अंदर आयरन, और कोटिंग किसकी होनी चाहिए, जिंक की, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी पकड़ना, नया क्वेश्चन बने। आयरन को बचाने के लिए जिंक की बलि देनी, क्योंकि मतलब जब जंग लगेगी ना तो ऑक्सीडेशन होगा। बट अगर आपने कहा कि भाई मैंने इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई, तो अब ऑक्सीडेशन इसका होगा। तो लोहे पे जंग जब लगेगी, जब फेरस बनेगा Fe+2, तो वो तो किसी भी सूरत में नहीं बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो हमेशा इसका ऑक्सीडेशन होगा। इधर क्या होगा, रिडक्शन, तो इस पे जंग लगेगा ही नहीं। आगे बात समझ में। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो आपसे अगर ऐसा उल्टा सवाल पूछ ले कि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में सेक्रीफाइस किसका हुआ, जिंक का, है ना। हिंदी में लिखते हैं बलिदानी सुरक्षा, कि एक को बचाने के चक्कर में दूसरे का बलिदान दे दिया, तो करें क्या, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, फिलहाल आंसर होगा जिंक। आगे बात समझ। अब इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सी मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो भाई हाइड्रोजन को भगाने के लिए हाइड्रोजन से कम क्रियाशील चाहिए। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील क्या था, छापा। तो छापा वाले एलिमेंट्स बोलो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ठीक है। अब आंसर ढूंढो, कॉपर। तो बस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल में फ्यूल लेंगे, फ्यूल को जलाएंगे, तो ईंधन, ईंधन को जलाना मतलब कंबशन, यानी कि दहन ऊर्जा। और हम सेल बना रहे क्योंकि लेते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो फ्यूल की दहन ऊर्जा को किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा, केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो फ्यूल की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आगे बात समझो, क्लियर। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये भी सही है
केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, लेकिन फ्यूल को जलाना तो पड़ेगा ना, तो कंबशन और ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट, साम्य अवस्था पर ईएमएफ एट इक्विलिब्रियम, फॉर्मूला क्या था? देखो आपके पास ये फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अगर मैं कहूँ एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कितना होता है? 0, और क्यू सी की जगह क्या लिखना होगा? के सी। तो डेल्टा जी नॉट इधर ले जाऊं, तो माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, माइनस नहीं प्लस आर टी एल एन के सी। ठीक है, और अगर यहाँ डेल्टा जी प्लस करेंगे तो वहाँ माइनस, ठीक है, अब माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये क्वेश्चन सही है ना, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट है ना। अब ये तो माइनस आर टी एल एन के सी, माइनस माइनस कर दूँ तो फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ, और क्या आएगा? एल एन के सी। सही है ना, ये पढ़ा था ना। तो फिर ये नेगेटिव का है और जीरो का है पॉजिटिव है ना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो गया, ये चीज़ जीरो हो गई, तो ये दोनों नेगेटिव में चले गए, लेकिन ये तो वैसे ही नेगेटिव होता है, तो ई नॉट तो पॉजिटिव हो गया ऐसे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट लिथियम। नेक्स्ट, टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तो स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है, क्यों? एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, कॉलिजन्स बढ़ जाती है, मुक्त पद बढ़ जाता है, अभिक्रिया ऊष्मा बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कॉलिजन्स बढ़ जाए। कॉलिजन थियरी पढ़ी थी ना अपन ने, टक्कर सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो, गैल्वेनिक सेल मतलब डेनियल सेल, उदाहरण गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल का उदाहरण डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में हमने ये चीज सीखी थी, कार्लोन सीखा था, कार्लोन। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, और साइन नेगेटिव। तो इतना तो क्लियर है कि अगर डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है तो एनोड नेगेटिव है ना, तो एनोड नेगेटिव है, एक चीज तो सही है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, असत्य, तो भाई ये तो करेक्ट हो गया, एनोड नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव है, ये भी सही है। फिर एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो ये गलत है, एनोड पे अपचय है ना, बाकी सारे सही है, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया हेतु लवण ले जाने के लिए सर्किट कंप्लीट करेगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, टू कंप्लीट द सर्किट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चालकता, कंडक्टेंस। नेक्स्ट, अगर सेल में दो समानांतर, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेते हैं? A, तो L अपॉन A को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट, है ना, तो ये इसको याद रखना है। तो L अपॉन A पूछ रहा है आपसे, तो आप कहोगे L अपॉन A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई, सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट, सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, उस दिशा में इलेक्ट्रोड विभव में होने वाला अंतर। तो आप जब शुरू में पढ़ते थे ना, किसका डेफिनेशन? ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या होता था? इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो और लिटिल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो हम कहेंगे जब क्या बोलते हैं, बाहरी सर्किट में कोई करंट पास नहीं करते, उस टाइम जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल।
चलो नेक्स्ट देखो, ताप बढ़ाने पे विद्युत अपघटनी चालकता। सोचो, मतलब पानी में नमक घोल दूं, है ना, मेटल की नहीं कह रहा है, जैसे मेटल का रॉड है, मान लो मेटल की पूछ लेता है भाई ना, लोहे की छड़ है, आयरन रॉड है, इसको गर्म कर दिया, अब करंट कम हो जाएगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। मेटल में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कनेक्शन की वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, एटम भी तो वाइब्रेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना, तो मतलब उनका चलना मुश्किल हो जाएगा, तो उसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस घट जाती है। लेकिन जब मैं पानी में कुछ घोल के और मैं उसकी करंट माप रही हूँ, उसकी चालकता माप रही हूँ, तो मेरे इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना चल रहे हैं उसमें, तो आयंस चल रहे हैं। तो गर्म पानी में हर चीज़ ज़्यादा घुलती है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी और चालकता बढ़ेगी। तो विद्युत अपघटनी में तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, तो हम कहेंगे बढ़ती है। ठीक है, अब देखो फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl में विद्युत अपघटन करने पर, ठीक है भाई, NaCl पिघला हुआ है, करंट पास कर लो तो Na+Cl-, पानी है नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा? Cl-। अब तो मतलब एनोड पे होता क्या है, तो भाई Cl- एनोड पे पहुंच जाएगा, क्या बनाएगा? Cl2 और इलेक्ट्रॉन फ्री। और एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन, तो हम कहेंगे सोडियम प्लस पहुंच जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, आंसर क्या है? सोडियम। तो बताओ फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे एनोड पे Cl2 फ्री होती है और कैथोड पे सोडियम फ्री होता है ना। तो आपको लिखना है यहाँ पे, पूरा इसने पूछ लिया, कैथोड पर सोडियम, ठीक है, तथा एनोड पर Cl2 मुक्त होती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे इकट्ठा सब्सटेंस, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल के और करंट पास करूं, विद्युत अपघटन करूं, है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैराडे फर्स्ट लॉ, Q, W प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल्स टू ZQ। Q क्या है? IT, मतलब आपको यहाँ थ्योरी में लिखना है ना, तो आपको क्या लिखना है? Q इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द करंट, ठीक है, प्रवाहित धारा के आवेश, ठीक है, धारा के आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है, चार्ज ऑफ द करंट। एक सेकेंड इसको लिखो, चलो आगे बढ़े। लोहे पे जंग लगना, कोरोजन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन। नेक्स्ट, NaCl के जलीय विलयन में आप बताओ, अगर नमक पिघला हुआ नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें करंट पास किया तो सॉल्यूशन की pH, तो पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। NaCl में करंट पास किया तो क्या होगा? Na+Cl-, और पानी में करंट पास किया, एक्वस सॉल्यूशन है तो H+ और OH-। तो मैंने आपको सिखाया तो था कि एट एनोड दो जने पहुंच जाएंगे, एनोड पे कौन आएगा? ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल, विसर्जन विभव कम है और इसका ज्यादा है। ये तो क्लोरीन बना के उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हम कहेंगे Cl- जो है ये तो क्लोरीन बना के उड़ जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एट एनोड, सॉरी एट कैथोड, यहाँ पे भी दो जने पहुंच जाएंगे, कौन कौन? Na+ और H+। इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है? Na। हाइड्रोजन के नीचे छापा आता है, बाकी सब तो हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है तो वही अंदर ही रहेगा आयन फॉर्म में। हाइड्रोजन कहेगा मुझे निकाल दो, डिस्चार्ज कर दो, तो H+ उसी इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेगा? हाफ H2। तो तुम कहोगे भाई ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो रिमेनिंग क्या है? Na+ और OH-। तो ये दोनों अगर सोल्यूशन में पड़े तो ये क्या बना लेगा? NaOH, कॉस्टिक सोडा,
और ये क्या है, एसिड की बेस, बेस। तो तुम कहोगे इनकी नेचर तो क्षारीय है, अल्केलाइन नेचर है ना, बेसिक नेचर। तो बेस का पीएच 7 से ज्यादा। तो हम कहेंगे देखो पहले तो नमक था न्यूट्रल है ना, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, न्यूट्रल है NaOH और HCl। लेकिन जब आपने करंट पास कर लिया तो पीछे रह गया NaOH, सोडा बन गया। तो सोडा तो बेसिक है, कॉस्टिक सोडा है ना, तो विलियन की पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को क्या करता है, जोड़ता है ना, अर्ध सेलों को जोड़ कर रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक का SRP -0.76 है, मतलब देखो E0 Zn+2 Zn माइनस का 0.76 और E0 हाइड्रोजन की बात करूं तो कितना है, 0 है। तो अब तुम बताओ कि इसका SRP माइनस है, SRP और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में क्या फर्क है, इनवर्स। अब चायक क्षमता है ना, तो SRP कम, तो अब चायक क्षमता क्या है, ज्यादा। तो जिंक बड़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हाइड्रोजन की तुलना में अच्छा क्या है, रिडक्टेंट है, अपचायक है। आगे बात समझ में, हाइड्रोजन तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, हाइड्रोजन किसी के साथ भी कनेक्ट हो उसका रिडक्शन हो गया, लेकिन उससे भी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट, देखो जल्दी से, कोलरोच लॉ लिखो और एक एप्लीकेशन लिखो। और कोलरोच देखो, पहले तुम्हें इसके की पॉइंट्स, कोलरोच में जो तुम्हें की पॉइंट डालना है वो लिखना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका जो एक्सपेरिमेंट आप बात करेंगे वो हर बार क्या बात करेंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता, उसके बिना बात नहीं करेगा। अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोई इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, वीक की नहीं कर रहा है। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक की पॉइंट, छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक, अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है, यानी अगर मैं कहूं लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, वो किसके बराबर होगी, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl। आपको उसको समझाना है। ठीक है, तो तुम बताओगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, तो तुम कहोगे कैटायन की कंडक्टेंस प्लस एनायन की कंडक्टेंस। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में लिख देना एग्जाम में। क्लियर। अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का योग होती है, सम ऑफ कैटायन एंड एनायन कंडक्टेंस। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है, तो इसके दो एप्लीकेशन, वैसे तो 4 है, आपके कोर्स में 2 है। पहला, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस फाइंड करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की तो आपने जोड़ ली है ना, लेकिन टू डिटरमाइन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा m निकालोगे तो टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। फिर एक तुम अल्फा भी तो निकालते हो, लैम्डा m c अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी m, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। और क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट। और क्या फाइंड करेंगे, तो हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, फैराडे सेकंड लॉ, बोलो फैराडे सेकंड लॉ। तो देखो इसके भी की पॉइंट्स, फैराडे सेकंड लॉ में आपको बताना है कि अगर मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग, यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में से, आपके इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और इसमें तुम्हें करंट पास करनी है ना, लेकिन सेम टाइम और सेम करंट, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से अगर मैं सेम टाइम तक
सेम करंट पास करो। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पे जमा तो गई सब्सटेंस, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट, या आप बताओगे सॉरी ये बराबर होंगे किसके, इक्वलेंट वेट के, E1 बाय E2। तो फिर हम कहेंगे W इक्वल्स टू तो ZIT, अब W1 है तो Z1, लेकिन I और T तो सेम है ना, सेम टाइम सेम करंट, तो हम कहेंगे फॉर्मूला बनेगा Z1 अपॉन Z2। ठीक है, यानी नया फॉर्मूला आया E1 बाय E2 इक्वल्स टू Z1 बाय Z2। इक्वलेंट वेट का रेशियो और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट क्या होते हैं का रेशियो बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला पूछ सकता है, कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है इनमें से। ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाना आपको फैराडे सेकंड लॉ में। नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कापा। तो कापा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना, यानी कापा इक्वल्स टू G इनटू सेल कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, देखो अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस कितनी कर दी अपन ने, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कंडक्टेंस आएगी वो कापा के क्या होगी, बराबर। तो मुझे बताओ कि अगर ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो मतलब तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वही क्या है, कापा। आई बात समझ में। तो मुझे 1 ml में देखना है, 1 ml में कितनी करंट आ रहा है, 1 ml, हर बार 1 ml पे बात चलेगी। क्लियर है, इस पे एक और क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, और यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है, तो देखो प्लैटिनम H2 HCl और Cl2, तो मुझे बताओ एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो अगर शी H2 किस में बदल रहा है, H प्लस, यहाँ देखो H2 किस में बदल रहा है, H प्लस, और Cl माइनस किस में बदल रहा है, Cl2। ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो दोनों ये आपका कौन सा फंस गया, क्लोरीन वाला इलेक्ट्रोड, एक बार इसको चेक कर लेते, रुको। ये अपने एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक है, देखो H2 से तो आपको क्या करना है, H2 से तो बनाना है यहाँ पे H प्लस, और क्या हो जाएगा, छूट जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हम करें क्या, तो देखो यूं तो मिलेगा Cl माइनस Cl2 में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन गेन। तो आपका जो Cl2 है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और क्या बना देगा, Cl2।
होगा क्या एक्चुअली क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड है ना, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो आपका हाइड्रोजन तो गैस है, मेटल तो होता नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, प्लैटिनम। सिमिलरली अब क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो, वो भी तो गैस है ना, तो वहाँ आप मेटल कौन सा लेंगे, सेम प्लैटिनम। जिंक होता तो भाई एज ए इलेक्ट्रोड वो काम कर लेता, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता, लेकिन ये क्या हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया। भाई ये आपकी गैस काम कर रही है और यहाँ पे मुझे लेना क्या है, सरफेस कौन देगा रिएक्शन के लिए, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन, प्लैटिनम। सिमिलरली वो, तो यहाँ पे आपको बताना H2 बन जाएगा H+, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली क्लोरीन गैस जो है वो किस में बदल जाएगी, Cl माइनस में, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, इतनी बात बतानी। तो अब आपको पता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड, और जहाँ रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड। ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड क्या होता है, CH2 का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हाइड्रोजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है ना, देखो कैल्शियम +2 और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन माइनस है ना ये। ठीक है, तो अगर तुमसे कहे कि भाई कैल्शियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो Ca+2 और हाइड्रोजन माइनस। अब देखो गलित है, फ्यूज्ड है, मतलब पानी नहीं है। ठीक है, पानी नहीं है तो ओके। अब मुझे पता है एट एनोड कौन जाएगा एनोड में, एनायन कौन, हाइड्रोजन माइनस, तो ये क्या बनाएगा H2 +2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड क्या हो जाएगा, कैल्शियम +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम Ca। ठीक है, तो आप तुम चेक कर लो क्या पूछा है, एनोड पे हाइड्रोजन मुक्त होती है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, माइनस है ना, बाकी जनरली हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन, वही जो भी अपन ने पढ़ा था। आपको एक इक्वेशन बतानी भाई, देखो डेल्टा G = डेल्टा G0 + RT ln QC। QC होता है रिएक्शन कोशेंट, अभिक्रिया गुणांक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। लेकिन आप कह रहे हो नहीं एट इक्विलिब्रियम, तो जब साम्य अवस्था आ जाती है उस सिचुएशन में डेल्टा G होता है 0 और QC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर मानते हैं, दैट इज KC। तो ये चीज 0 हो गई, इधर ले आऊं तो डेल्टा G0 माइनस RT ln KC, और फिर यहाँ क्या जाएगा माइनस NF E0 सेल इक्वल्स टू माइनस RT ln KC। अब माइनस माइनस काट दो भाई। ठीक है, तो E0 सेल इक्वल्स टू RT अपॉन NF ln KC। और इन सब का सोल्यूशन याद है ना, कितना 0.0591, बस n फिक्स नहीं है, log बेस 10 और KC, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन। तुम चाहो तो इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दो, पर वो याद नहीं है तो पूरा लिख दो। क्लियर है। नेक्स्ट, चालकता तनुता के साथ घटती क्यों है। तो अभी मैंने बताया था चालकता मतलब कापा। आपने यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, उसमें कितना करंट आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस, है ना, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। आप तो 1 ml में बात कर रहे हो, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या। अब आप पानी मिला रहे हो तो आप आयतन बढ़ा रहे हो, मतलब पानी मिला रहे हो मतलब आयंस तो कम हो गए ना। पहले 1 ml में 100 आयंस थे तो आपने तो पानी मिला दिया, तो अब 1 ml का 100 आयंस तो आया नहीं है, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, आधी होगी। तो तुम बताओगे अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो पर ml की बात करो, ओवरऑल तो फिक्स है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि तुमने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, और आप आयंस कम हो गए तो कापा यानी कि चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात समझ में। ये नेक्स्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाया अपन ने बहुत बार। कैसे बनाओगे, सबसे पहले प्लैटिनम का पतला वायर
बेस पे प्लैटिनम की फॉइल कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड है। फिर वायर को भी सील करना है, किसमें? हाँ, तो ग्लास ट्यूब में ये सील हो गया, ठीक है। फिर प्लेस्ड इन H प्लस आयन कंटेनिंग सोल्यूशन, HIN सांद्रता वाले विलियन में। फिर हम इसमें क्या पास करेंगे? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस हम इसमें पास करते हैं, ठीक है ना। ये पिछली बार जो था ना वहां पे क्या था, फिर अगर HCl दे दिया तो आप पास क्या कर रहे हो? Cl2। तो जब आप क्लोरीन गैस पास कर रहे थे तो उसका रिडक्शन हो गया Cl माइनस, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, पर अपने कोर्स में नहीं है ना, नया क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे तो ये प्लैटिनम है, वहां फिर उसके लिए कुछ था नहीं, ठीक है, तो उसका एक अलग सॉल्ट ब्रिज बनता है। अब देखो यहाँ लिख दिया, अब यहाँ क्या लिखो? सबसे पहले प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, सॉरी प्लैटिनम वायर लिख दो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बेस में है ना, प्लैटिनम वायर, ठीक है। बाहर क्या है? कांच की नली, ग्लास ट्यूब। बेस में क्या है? प्लैटिनम फॉइल। कोटिंग किसकी है? प्लैटिनम ब्लैक। और यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा है? HIN कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 है। हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। ये इस तरह से ढंग का डायग्राम बना लेना है ना। चलो नेक्स्ट, कम सुनाई देने वाले व्यक्ति के श्रवण यंत्र में, मतलब हियरिंग एड में कौन सा आपका सेल लगेगा? हियरिंग एड में लगेगा मरकरी सेल, बस नाम पूछा है, नाम लिख दो, मरकरी सेल, ठीक है। नेक्स्ट, लेड एक्यूमुलेटर में डिस्चार्जिंग रिएक्शन। अब देखो लेड एक्यूमुलेटर में एनोड में तो था स्पॉन्जी लेड, कैथोड में था PbO2, और सॉल्यूशन किसका भरते थे? H2SO4, है ना। तो ये शुरू वाली रिएक्शन डिस्चार्ज, वापस आओगे तो रिचार्ज। तो हम कहेंगे PbSO4 बनाएगा, PbO2 भी क्या बनाएगा? PbSO4, ये भी PbSO4 प्लस 2 वाटर, तो 2 वाटर हो गए, ठीक है। तो अगर रिएक्शन आगे जा रही है तो डिस्चार्ज ही तो हो रही है, आगे वाली रिएक्शन को लिखना है डिस्चार्जिंग, और बैक आ रही है तो क्या लिखना है? रिचार्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कॉपर सल्फेट को आयरन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर ये हमारे पास लोहे का पात्र है, अंदर हमने रख दिया कॉपर सल्फेट, तो अब आपको समझाना सिंपल, मान लो कुछ नहीं आता तो आप लिख दो ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, और आपने आयरन लिखा, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि FeSO4 हो जाएगा और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर मैं ये रिएक्शन के बारे में सोचूं तो यहाँ एक सेल बन गया, देखो E0 सेल इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? E0 ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, E0 रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में देखो कॉपर, सॉरी Fe किससे बदल रहा है? Fe+2, तो E0 Fe बदल रहा है Fe+2, और रिडक्शन कॉपर +2 किस में बदल रहा है? कॉपर। अब देखो मान लो अगर तुम्हें डेटा नहीं याद है तो तुम लिख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर ये रिएक्शन हो गई तो इसका आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा मतलब ये रिएक्शन होगी। तो मैंने रखा तो कॉपर सल्फेट था और मुझे मिल क्या रहा है? ऐसा तो एक रखोगे दूसरा मिलेगा, सोना रखो चांदी मिलेगा, ऐसा तो होगा। तो आप कहोगे नहीं ऐसा तो गलत है। और अगर आपको सब पूछे कि नहीं भाई पूरा सेल बना के समझाओ तो उसको ऐसे E0 देना चाहिए। तो E0 Fe+2 Fe चाहिए और E0 क्या चाहिए? कॉपर +2 कॉपर। तो कॉपर तो तैयार बैठा है कि मुझे इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और ये डेटा मेरे वैसे 0.44 के आसपास है ना, माइनस का 0.44 होता है। तो इसमें उल्टा करूँगी तो प्लस हो जाएगा और E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं अप्रॉक्स लिख रही हूँ, मुझे याद नहीं है, एग्जाम में दिया हुआ होगा आपको, उसके हिसाब से आप आंसर दे देना, ठीक है। चलो फटाफट। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी यानी रो का फॉर्मूला क्या होता है? R/A/L होता है क्या? तो फिर ठीक है ना, ये हो गया ओम और ये क्या हो गया? मीटर। ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो आंसर क्या हुआ? ओम इंटू मीटर, बस खत्म, ठीक है।
ऐसा यूनिट पूछा है ना ये, आप ओम इंटू सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब विद्युत अपघट्य के चालकत्व को, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, आपने नमक घोल दिया, उस पे बताओ किस किस पे डिपेंड करेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं नमक घोलूँ, अगर मैं KCl घोलूँ, मैं MgSO4 घोलूँ, मैं CaSO4 घोलूँ, सब में सेम आएगा करंट अलग। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, आप क्या घोल रहे हो पहले उसको तो देखो। तो हम गए ठीक है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, सही है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ही था टेम्परेचर के साथ चालकता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तो अपन गर्म पानी में घोलेंगे ठंडे पानी में घोलेंगे सेम रिजल्ट छोड़ना है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। ये फिर प्रेशर, सारे आपको 1 एटमॉस्फेयर भी निकालने हैं, प्रेशर नहीं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। अब आप पानी में घोलते हो कि अल्कोहल में घोलते हो, सब में करंट सेम थोड़ा ना आएगा, डिपेंड अलग अलग आया, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। फिर मुझे एक चीज बताओ, NaCl घोला KCl घोला, ठीक है, तो एक Na प्लस दौड़ रहा है, एक K प्लस दौड़ रहा है, तो उनका एटॉमिक मास, या AgCl घोला तो Ag प्लस भारी है और Na प्लस क्या है, हल्का है, तो जो भारी होगा वो धीरे दौड़ेगा और जो हल्का होगा वो तेज दौड़ेगा। तो एटॉमिक मास पे तो डिपेंड करेगा चालकता, आपका आयन जो है वो भारी है कि आयन हल्का है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ऐसे तो आप 3-4 फैक्टर लिख सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ आयन, फिर आपका टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विस्कोसिटी हो गई, सॉल्यूशन आपने गाढ़ा बना दिया, पतला बना दिया, कंसंट्रेशन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट, कम घोलोगे तो करंट कम ही आएगा ना, ज़्यादा घोलोगे तो करंट ज़्यादा आएगा, तो कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। फिर अब देखो 2 × 96500 कूलम करंट को H2SO4 से पास किया, ठीक है, तनु H2SO4 मतलब साथ में पानी भी है, तो NTP पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कितनी निकलेगी। तो H2SO4 मतलब मैं 2 HIN मान लूँ, ठीक है, तो 2 HIN को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ताकि वो किस में बन जाए, H2। तो देखो अगर यहाँ चार्ज 2 मोल है तो हाइड्रोजन कितनी निकल रही है, 1 मोल, 1 मोल, तो 2 मोल मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे, यानी 2 × 96500 और 1 मोल का NTP वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, और आपके पास कितना है, आपके पास यही तो है, तो आंसर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हाइड्रोजन। एक H2 के लिए 2 मोल चाहिएगा ना, 2 HIN 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, तो सीधा आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट फैराडे फर्स्ट लॉ, अभी करा था है ना, सेकंड करा था, लिखा था, W प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल्स टू ZQ, फिर आपने कहा था Q इक्वल्स टू IT, तो W इक्वल्स टू ZIT, ये तो आपको लिखना है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट में क्या करें, विद्युत अपघट्य के विलयन में, सॉलिड में तो करंट आएगा नहीं, अब आप पिघला के विलयन लाओ चाहे पानी घोल के लाओ मतलब नहीं है, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द करंट। तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है ना, प्रवाहित धारा के आवेश के, प्रवाहित धारा के आवेश के समानुपाती होती है। क्लियर? व्हेन current is passed through the solution of electrolyte, then amount of substance deposited electrode at any deposited electrode is directly proportional to charge of the current। ठीक है, सिंपल है। ज़्यादा डिटेल में पूछे तो लिख दो भाई, अगर I 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो W की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Z के, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मान लो ऐसा हो जाए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो फिर यहाँ से लिखना चालू करो, फिर उसको समझाओ, ठीक है। अब देखो ये तुमने कर रखा है न्यूमेरिकल, सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस दे रखी है ना। तो देखो तुम्हें दे रखा है
सबसे पहले लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम एसीटेट, याद करो कैसे लिखेंगे इसको, लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम प्लस इक्वल्स टू कितना 91, ठीक है भाई ये 91 है। फिर HCl, तो लैम्डा इन्फिनिटी HCl, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस कितना 425.1, 4 है, हाँ 4, ठीक है। यूनिट भी लिखना भाई, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, तो हम कहेंगे लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी 126.4, ठीक है। ये चार आपको इसकी कंडक्टेंस दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, कोल्डोश पढ़ा था ना, प्लस और माइनस के बराबर। अब हमें किसकी फाइंड करनी है, एसिटिक एसिड, मतलब एक तो चाहिए एसीटेट आयन और एक चाहिए H प्लस आयन। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे NaCl एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको माइनस कर दो NaCl वाले को, ठीक है। तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 2 को प्लस कर दे और 3 को क्या करें माइनस। तो आप सीधा आंसर दे दो कि अगर इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दिया जाए और इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड, और सॉल्व कर लोगे, है ना। यानी कि 91 425.4 और माइनस 126.4, आंसर लिख देना कितना 390, ठीक है 390 आपका आंसर। यूनिट ये की ये लिखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि मोलर चालकता पूछिए, ठीक है। चलो अब बताओ, कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, समझाओ, है ना। तो कोरोजन में क्या होता है, सेल फॉर्मेशन होता है। जब भी कोरोजन होता है तो पक्का क्या बनता है, सेल फॉर्मेशन, है ना। मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल आप उसको समझाओ, लोहे पे जंग लगना, है ना। अब जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो आप उसको बताओ कि भाई जो प्योर आयरन होता है, शुद्ध लोहा, वो तो बिहेव करता है एनोड की तरह, ठीक है। और उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो आपका कन्वर्ट होता है Fe+2, और जो वायुमंडलीय CO2 है और ये पानी है, एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर मिक्स होके और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो सेल बनेगा तो इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए ना, आयन कैरी कैसे करेगी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं। और इम्प्योर आयरन जो है ना, इम्प्योर आयरन जो है वो किससे बिहेव करता है, कैथोड, तो वो सरफेस प्रोवाइड करता है, खुद तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, लेकिन वो सरफेस है भाई, रिएक्शन करानी तो जगह कहाँ है, जगह तो दो, तो वो सरफेस प्रोवाइड करता है और वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। तो ये इसका काम है सरफेस देना। और जंग लगे हुए लोहे का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखो, फ्यूल सेल की इंपॉर्टेंस क्या है। फ्यूल सेल एक तो देखो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी कि आप क्या कर सकते हो, रॉकेट उड़ाना है तो अपनी नॉर्मल बैटरी से उड़ने जाएंगे, एयरक्राफ्ट है, स्पेस में ना आपको भेजना है फ्लाइट वाला, है ना, तो तुम कहोगे स्पेस फ्लाइट बनानी है, स्पेस फ्लाइट, ठीक है, चाहे ह्यूमन कैरिंग या विदाउट ह्यूमन कैरिंग या रॉकेट। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फ्यूल सेल चाहिए, ठीक है। प्लस है ना, इनमें वो यूं नहीं है कि सेल डिस्चार्ज हो गया, इनमें फ्यूल्स क्या होता है, इनमें ईंधन लगातार खत्म होता जाता है, इनमें लगातार फ्यूल क्या करते हैं, भरते जाते हैं, जैसे जैसे फ्यूल आता जाएगा और वो खत्म होता जाएगा और वो थर्स्ट मिलेगा उसको तो ऊपर जाएगा रॉकेट। तो ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज नहीं होते, कंटिन्यूसली ये काम करते हैं और एक इनका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। जैसे अपने नहीं है कि अपन गाड़ी लेके आए हो गए 1 लीटर पेट्रोल 100 किलोमीटर चलाओ तो चलती नहीं है, आपकी 25 30 40 तो हाईएस्ट है ना, तो वो कहते नहीं, आपकी तो सड़कें खराब है, तो यहाँ तो आपको सीधा स्पेस में जाना है तो वहाँ तो कुछ खराब है नहीं ना। तो इनका एफिशिएंसी लेवल जो है वो 80% तक आता है, मतलब बोल रहा है हम यहाँ भी गड़बड़ तो है, पर 1 लीटर आपको 80 किलोमीटर तो दे ही देगा। इनका फ्यूल, इनका एफिशिएंसी जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। प्लस अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लेते हो तो पॉल्यूशन ही नहीं करता है,
प्रदूषण रहित होता है, इको फ्रेंडली होता है, ऐसे। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। अब तुम्हें इनमें ईएमएफ निकालना है, सारी वैल्यूज दे रखी है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, E0 सेल निकालूं मैं, तो यहाँ क्रोमियम किस में बदल रहा है? क्रोमियम +3। क्रोमियम बदल रहा है क्रोमियम +3, ठीक है। और फिर देखो कैडमियम +2 किस में बदल रहा है? कैडमियम, ठीक है। E0 कैडमियम +2 कैडमियम, क्लियर। मुझे इसके डेटा से यही चीज चाहिए ना, कॉपी कर लेते एक बार, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन देखो, Cr आपका बदल रहा है, Cr बदल रहा है Cr+3 लिख दिया, और Cd+2 किस में बदल रहा है? Cd, ये भी लिख देते हैं। अब E0 सेल निकालो, तो हम कहेंगे देखो Cr+3 ढूंढो, उल्टा है, साइन चेंज कर दूं, तो मैं कहूंगी इसको माइनस की जगह प्लस का कर दो, 0.74। और कैडमियम +2 कैडमियम ये रहा, कितना है? माइनस का 0.40, यही चाहिए, कम कर दो, कितना? 34, तो हम कहेंगे आगे ना 0.34 वोल्ट, सिंपल है ना। सेकेंड देखो, सेकेंड इक्वेशन ये रही आपकी। अब क्या पूछा है आपसे? Fe+2, Fe+2 किस में बदल रहा है? Fe+3, और सेकेंड में Ag+ में, तो ठीक है। हमारे पास भी फॉर्मूला पहले, E0 सेल इक्वल्स टू होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन तो हम कहेंगे Ag, नहीं इसका रिडक्शन, ये रहा, फेरस से क्या बना? फेरिक, Fe+2 Fe+3, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना, ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे फेरस बदल रहा है फेरिक में, ठीक है। और Ag+ किस में बदल रहा है? Ag+ बदल रहा है Ag में, ठीक। और फेरस फेरिक वाला ढूंढो, ये रहा फेरस फेरिक है क्या आपके पास? ये फेरस फेरिक, ये यहाँ +2 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब बताओ, फेरिक फेरस में बदल रहा है, मुझे क्या करना है? फेरस को फेरिक में बदलना है, तो मैं साइन चेंज कर देती हूँ, यहाँ क्या कर देती हूँ? माइनस का 0.77, और Ag+ में 0.80, तब भी आंसर पॉजिटिव है ना, 0.03। तो अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो तुम बोलोगे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, साम्य अवस्था पर डेनियल सेल के लिए नर्न्स इक्वेशन लिखो, और केसी में रिलेशन तो अभी अपन ने करा ही था ना, सेम उसी को वापस कंटिन्यू करना है ना। मतलब मैंने तो इक्वेशन बताई थी, ΔG इक्वल्स टू ΔG0 प्लस RT/ln/QC, फिर एट इक्विलिब्रियम इसको 0 करो, उसको कैसी करो, वापस यूं गई हूँ, 2 बार पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब कोरोजन से बचाव के लिए क्या क्या करेंगे? पेंट और ऑयल या ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। या जो भी आपका आर्टिकल है उसको कवर करके रखो, है ना। एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के संपर्क में ना आए तो आप बचा ही सकते हो, है ना, मॉइस्चर के कांटेक्ट में न आना, तो हो जाएगा। फिर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, अंडरग्राउंडल पाइप को मैग्नीशियम की टंकी से जोड़ देते, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, पाइप तो आपका लोहे का है, ऐसे तो मैग्नीशियम सेक्रीफाइस करता जाएगा। इतना बड़ा मैग्नीशियम पूरा जंग लग के खत्म होगा तो उसमें 100-200 साल लग जाएंगे, तब तक तो पाइपलाइन बदल जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोटेक्शन है कोरोजन से। नेक्स्ट देखो, 1.5 एम्पियर की करंट, आई हो गया 1.5 एम्पियर, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट 5 एम्पियर की करंट, है ना। AgNO3 सॉल्यूशन में से पास करा, सिल्वर कितना इकट्ठा हुआ? 1.5 ग्राम, ठीक है, 1.5 ग्राम। तो कितने टाइम तक हमने करंट पास करे? क्या करेंगे बताओ? देखो 2 तरीके हैं। इजी तरीका क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है तो Ag+ होगा, और Ag+ इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या होगा? Ag, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 1 फैराडे कितना चार्ज पास करूं? 96500 कूलम, इतना चार्ज पास करूं तो कितना सिल्वर जमा होगा?
108 ग्राम। एक सिल्वर का एटॉमिक मास कितना 108 ग्राम। ठीक है, अब आप कह रहे हो नहीं 1.5 ग्राम ही जमा हुआ, यहाँ कितना जमा हुआ 1.5 ग्राम, तो यहाँ Q कितना हुआ वो तुम निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो मेरा आंसर आया 108 Q इक्वल्स टू 96500 इंटू 1.5, तो Q आ गया 96500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 108, कितना आया ये 1340.17। एक सेकेंड 1340.27, ठीक है। ये मेरे पास आया कूलम्स, करंट आया, सही है, क्लियर। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना Q इक्वल्स टू IT, तो ठीक है, करंट तो तुम्हारी 1.5 एम्पियर की है ना, टाइम तुम बता दो, करंट चार्ज तुम्हारे पास है ही सही, तो ये आ गया तुम्हारा 1340, ठीक है, 1.5 एम्पियर की करंट है टाइम, और ये जो टाइम आएगा वो सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। आंसर तो पूछा ही नहीं मिनट्स में बताओ, तो तुम आंसर को सेकेंड्स में बता देना, समझ में आ गया। ये सिंपल तरीका है। एक फॉर्मूला EIT से भी कर सकते थे, पहले W इक्वल्स टू ZIT, Z की जगह क्या लिखते हैं EIT, E क्या इक्विवेलेंट वेट, तो सिल्वर का तो चार्ज ही +1 है ना, तो इक्विवेलेंट वेट 108 ही होता, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है, तो वो भी कर सकते थे। अब वापस देखो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 1.5 एम्पियर की करंट को 20 मिनट तक पास करा, तो देखो करंट तो है 1.5 एम्पियर की, टाइम कितना है 20 मिनट, सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 20 इंटू 60 कर दूं, कितना हुआ 1200 सेकेंड्स, तो Q आ गया मेरे पास, Q इक्वल्स टू IT, तो 1.5 इंटू 1200 कितना हुआ 12 और 1800 हो गया, 1800 कूलम्स की करंट हो गई, ठीक है। आपने को तो कॉपर सल्फेट दिया है ना, तो हम कहेंगे कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 है, ठीक है, और ये कॉपर बनेगा। तो अगर मैं 2 फेराडे पास करूं तो ये 1 मोल जमा होता है, तो 2 फेराडे मतलब समझे 2 इंटू 96500, और 1 मोल कॉपर मतलब एटॉमिक मास देगा क्वेश्चन में ना, ऐसे टेंशन मत करना, देगा वो। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना 63.5, तो इतने कूलम पास करूँ तो इतना है, तो ये तो मेरा रीडिंग है मेरी खुद की पर्सनल। आप क्या लाए हो, तो आप तो 1800 कूलम लाए हो, तो अगर आप 1800 कूलम करंट पास करोगे तो ये कितना जमा होगा, कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, ठीक है। तो तुम क्या करो, उसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 96500 इंटू x इक्वल्स टू 63.5 इंटू 1800, ठीक है, x की वैल्यू निकाल दो, 63.5 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, कर लोगे, बना दोगे आंसर, बस ये आ जाएगा किसमें, कूलम्स में नहीं ग्राम्स में आएगा, अमाउंट है ना, तो अमाउंट किसमें आएगी ग्राम्स में, क्लियर, 5.5 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, वो मैं देखो नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं आए, इतनी देर होगी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो EMF आपको इक्वेशन क्या दिए, सेल क्या दिया, देखो सबसे पहले Zn है, Zn किसमें बदल रहा है Zn+2, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1, सही। उसके बाद Ag+ किसमें बदल रहा है Ag, और Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, EMF निकालो, तो पहले तो मैं स्टैंडर्ड निकाल देती हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बस ये कर लोगे तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो हमारे को तो E0 सेल का फॉर्मूला पता है, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, ठीक। अब E0 ऑक्सीडेशन मतलब आपका सेल तो कह रहा है कि जिंक जो है वो किस में बदल रहा है जिंक +2 में, और रिडक्शन Ag+ किस में बदल रहा है Ag+ बदल रहा है Ag में, ठीक है। चलो अब क्या करें, Zn+2 बदल रहा है, ये ना साइन चेंज कर दूं, तो ये हो गया 0.76, और Ag+ Ag में बदल रहा है क्या
0.80, ठीक है। तो कितना है? 1.56. पक्का? हाँ. 1.56 वोल्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि ये तो स्टैंडर्ड है जब आपकी कंसंट्रेशन 1 m होती, पर यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा, तो पहले सेल इक्वेशन बनाए। तो देखो सबसे पहले जिंक बदल रहा है, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोर्ड एग्जाम है तो फिर सब लिखो, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, सही है। दूसरी हाफ क्या है? Ag+ किस पे बदल रहा है? Ag में, तो ट्वाइस Ag+, जहाँ आयन है वहाँ एक्वस लिखना, जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड लिखना। अच्छा, ट्वाइस Ag+ +2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट होगा? ट्वाइस Ag, सॉलिड। तो हाफ सेल, अब नेट सेल बनाओ, तो काट दें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गया। तो हमारी इक्वेशन ये है, Zn सॉलिड +2 Ag+ एक्वस gives Zn +2 एक्वस +2 Ag सॉलिड, ठीक है। अब क्या करें? अब नर्स इक्वेशन लगा लो। नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे आपने? लॉग बेस 10। अब देखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, और प्रोडक्ट में भी एक्वस लेना है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो मैं कहूँगी प्रोडक्ट में तो मेरे पास जिंक +2 है, और रिएक्टेंट में क्या है? Ag+, और आगे 2 लिखा है तो पावर में जाएगा, केपीकेसी निकलता है लास्ट ईयर, तो जो स्टोइकियोमेट्री होता है, जो आगे लिखा है उसको पावर में लिखना है, ठीक है। अब चलो, तो E0 सेल कितना है? 1.56 माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, लॉग बेस 10। अब बोलो जिंक +2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 और Ag+ की 0.01, तो ऊपर तो 0.1 है और नीचे 0.01 और उसका स्क्वायर ये है, ठीक है। अब क्या करें? ये उड़ा दूं तो एक क्या 1000 नहीं आया? स्क्वायर में ना, बस वहीं तो बोलते बच्चे, कितना हुआ? 1000 आ गया, तो log 1000 मतलब 10 की पावर 3 आगे आ जाएगा, log 10 तो 1 होता है ना। तो यहाँ इसका आंसर तो 3 है, तो मेरे पास ये आया 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 3। कर लोगे सॉल्व? तो आंसर 1.56 से कम आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा डेटा, ठीक है। ये आंसर वोल्ट में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब ये क्या है? बना दोगे? बोलो कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इस तरह का बनाना है फ्यूल सेल, ये पानी निकलने का रास्ता, ठीक है। और यहाँ से 3 एंट्रेंस देनी है, 3 कंपार्टमेंट है, एक जगह से हाइड्रोजन जाएगा, एक जगह से ऑक्सीजन की एंट्रेंस देनी है आपको, ठीक है। और यहाँ आपको लगाना है प्लैटिनम परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ जाली है, हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी कैसे? ठीक है, मुझे पर आइडिया होना चाहिए कि हाँ बना लूँगा, बाकी तो क्या है ये। तो यहाँ से तो हम एंट्री देंगे हाइड्रोजन गैस को फिल करने की, ये हाइड्रोजन गैस जाएगी इधर, ठीक है। यहाँ से कौन जाएगा? ऑक्सीजन गैस जाएगी। बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, या तो NaOH या KOH, ठीक है। और यहाँ से कौन? वाटर, ये वाटर, ठीक है। तो अब आपको इसका लेवल डायग्राम है ना, तो ये आपका है एनोड चेम्बर, ठीक है। इधर से आपको क्या लिखना है? कैथोड चेम्बर, ठीक है। और ये आपके प्लैटिनम परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है, जाली वाले है ना, प्लैटिनम परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। और बीच में आपको लिखना है इलेक्ट्रोलाइट, हो गया लेवल, ठीक दिख रहा है दूर से, अभी थोड़ा चौड़ा है ना, लंबा बनाना एग्जाम में, ठीक है। ऐसे तो क्या हो गया? डायग्राम हो गया। समीकरण लिखनी है, तो एनोड कैथोड। अब देखो एनोड इक्वेशन, अब मान लो तुम भूल जाओ
जिसका पूरा चांस है, ठीक है। तो ये पक्का है, बच्चा भूल जाता है। तो तुम फाइनल इक्वेशन लिख दो भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियसली एक तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और आंसर क्या है? तो एक तो ये लिख दो। पर तुम्हें लगे कि नहीं पूरी पूछी है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की समीकरण, मान लो एक एक की पूछी है, तो यहाँ जुगाड़ लगा ना, यहाँ लेके आना आपको, ठीक है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन करोगे, तो मैं कह रही देखो H2 आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड गया OH माइनस, इलेक्ट्रोलाइट गया OH माइनस, तो अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन छुड़ा दूँ तो 2 वाटर तैयार है, यहाँ से माइनस गायब कर दूँ तो 2 OH और 2 H क्या, 2 वाटर तैयार है। तो मैं कहूँगी ये 2 वाटर और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा दूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 क्लियर है, ठीक है। अब कैथोड पे क्या, ऑक्सीजन, ये 2 वाटर वापस आ जाएंगे, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं लिखती हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि 2 वाटर काम में लेंगी तो बचेगा कैसे 2, तो ऊपर 4 कर देती हूँ, 2 काम में ले लिए 2 बन गया। अब बन जाएगा, देखो देखो OH 2 तो है ही, 2 OH और बनते नजर आ रहे हैं, OH OH 4 OH हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, तो आंसर क्या हुआ 4 OH माइनस। और वैसे भी तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हो, कट जाएगा और फाइनल तुम यहाँ पहुँच जाओगे, टेंशन फ्री, है ना। अब इम्पोर्टेंस तो इतने सारे तो लिखे थे फ्यूल सेल की इम्पोर्टेंस, है ना, तो इनका एनर्जी ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये सब, ठीक है। अब देखो Mg+2 और Cl-2 की सीमांत मतलब क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, है ना। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, लैम्डा नॉट या लैम्डा इन्फिनिटी, ये चीज़ें एक ही है, इसका मतलब है अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसका मतलब है 0 कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 तो डाइल्यूशन कितना माना जाएगा, इनफाइनाइट, ऐसे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है लैम्डा नॉट Mg+2 कितना है 106, और लैम्डा नॉट Cl माइनस ये कितना है 76.3, और तुमसे पूछा है लैम्डा नॉट MgCl2, तो ये Mg+2 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब बोलो Mg+2 कितना है 106 और Cl माइनस कितना है 76.3, मल्टीप्लाई विद 2, सॉल्व कर लेना, कितना है 140 और 240, ठीक है 246 और 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलो।